गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स टीएससी के सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और उनकी कुछ विशेषताएँ। और धन पूर्णांकों का योगफल हम लोग पढ़ेंगे, उनका संवर्ग का नियम तथा क्रम विनिमय का नियम भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा यूनिट नंबर 5 है और इसका लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपने इसके पहले 4 यूनिट को नहीं पढ़ा हुआ है तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे लेक्चर को पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हम लोग पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक के बारे में आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ था। हमने आपको पढ़ा रखा है कि पूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांश क्या होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे फिर से उन्हीं की परिभाषा। सभी पूर्ण संख्याएं, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण हो, जीरो के साथ, वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या या पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है ना। तो पूर्णांक में क्या होता है? माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के ज़ीरो के साथ प्लस इन्फाइनाइट की सारी वैल्यू कंटेन होती है, ठीक है ना। अब इनमें धन पूर्णांक क्या होता है? जीरो के बाद की जो सारी संख्या होती है वो क्या होती है? धन पूर्णांक होती है। जीरो से पहले की जो संख्या होती है वो क्या होती है? ऋण पूर्णांक होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लाइन यहाँ पे बनाई हुई है। लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीरो, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये सारे क्या है? प्लस के आ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? आई प्लस। यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, एक घटता ही जाएगा, कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फाइनिट तक। इसको लिखते हम लोग क्या? आई माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दो तरह के होते हैं। अब हमें देखना है कि पूर्णांक जो हमारे पास धन होते हैं या फिर ऋण पूर्णांक होते हैं, उनको जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, या फिर इनको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हमने आपको बताया था कि 0 से ले करके 9 तक से बनी सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। उनका समुच्चय अगर बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे 9 तक की सारी संख्याएं से बने वाला जो भी एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक भी हमारे पास धन और ऋण, अभी अपने ऊपर बता ही दिया है। वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? इनमें सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, जीरो के बाद का यहाँ पे ये हमारा आई प्लस है, यहाँ पे जीरो के पहले क्या हो जाएगा? हमारा आई माइनस हो जाएगा, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे का। तो धन पूर्णांकों की विशेषता क्या होती है? धन पूर्णांकों की विशेषता क्या होती है हमारे पास? कि उनमें सिर्फ और सिर्फ धन की संख्याएं लिखी जा सकती हैं, ऋण की संख्या नहीं लिख सकते हम लोग। तो धन जो हमारे पास पूर्ण संख्या होती है उसको क्या लिखेंगे? देखो ऐसे आई प्लस। अब इस आई प्लस का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना, जैसे हमारे पास यन कोई नंबर है, ठीक है ना, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यन प्लस, तो इसका अर्थ होता है यन प्लस का 1 होता है, यानी कि इस संख्या में एक ऐड हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस, तो उसका अर्थ क्या होगा? 2 होगा। 2 प्लस लिखेंगे तो उसका अर्थ कितना होगा? 3 होगा। और यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस, तो उसका अर्थ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें? 2 प्लस लगा दें, सपोज कर लो यहाँ पे 2 लिखा है प्लस, अभी कितना हो चुका है? 3 हो चुका है। एक प्लस और हम लोग लगा दें तो यहाँ पे 3 क्या बन जाएगा हमारा? ये एक और जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। तो जितने प्लस उतना हमारा क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया क्या प्लस का अर्थ क्या होता है। अगर माइनस की भी बात करें हम लोग तो माइनस का भी क्या होगा? सेम अर्थ होता है। एक नेगेटिव पे क्या होगा? एक वैल्यू कम, दो नेगेटिव पे क्या होगा? दो वैल्यू कम हो जाएगी। तो धन पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं हम लोग? तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो पूर्णांक होते हैं, तो अगर हम लोग दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक तीसरा पूर्णांक ही मिलता है ना। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ परिभाषा, यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हो तो उनका योगफल ए प्लस बी धन पूर्णांक होता है। हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। जो गिनती में क्रम में ए के बाद अगले बी बार गिनने की क्रिया को करने से प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग के पास ए है, यानी कि दो मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या थी, उसमें हमने 3 को जोड़ दिया, यानी कि 2 में हमने 3 को जोड़ा, यानी कि अब 3 हम लोग 3 बार जोड़ रहे हैं। 3 हमारे पास जो है उसको हम लोग क्या करें? 1 बाई 1 करके 3 बार जोड़ रहे हैं। यानी कि 2 में हमने 1 जोड़ा तो 3 हुआ, फिर 1 जोड़ा फिर कितना हुआ? 4 हुआ, फिर 1 जोड़ा कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है ना।
और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यदि ए बराबर सी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर बी भी हो जाएगा। आपको पता ही है ए बराबर बी बराबर सी अगर लिखा होता है तो हम लोग लिखते हैं क्या, ए बराबर सी भी तो लिखते हैं हम लोग। वही नियम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, कोई डरने की बात नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं आपकी, कुछ नया नहीं इसमें है। ठीक, अगर ए बराबर बी दिया गया है, ये दूसरा वाला भी वही है, अगर ए बराबर बी दिया गया है और सी बराबर डी दिया है तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ए का गुणा हम लोग सी के साथ जब करेंगे, देखिए इसे ए बराबर लिखा हुआ है, हम बड़ा से कर देते हैं यहाँ पे, ए बराबर लिखा हुआ बी और सी बराबर क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस का सी इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस का डी हो जाएगा। बहुत ही आसानी से बन गया है ना। अच्छा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का अर्थ होता है कि ऐसा जोड़ा जिनको हम लोग बनाएं और उनका योगफल शून्य हो जाए, वो क्या होता है, हमारा योगात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे दो का अगर हम लोग जोड़ा बनाएं तो ऐसा जोड़ा बनाना हमें कि इनका योगफल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो अगर दो में हम लोग -2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग इसका फार्मूला बना सकते हैं क्या, ए हमारे पास था और अगर हमें माइनस का ए मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अच्छा, जबकि गुणे में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। गुणे में क्या होगा, एडिटिव इनवर्स कुछ दूसरा ही होता है। अगर ए होगा तो उसका उसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, 1/a होता है। अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक, तो अद्वितीय का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, ठीक, अद्वितीय का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा मान जिनको अगर हम लोग हल करें तो हल करने के बाद उसका सिर्फ एक ही मान प्राप्त होगा या फिर एक ही योगफल प्राप्त होता है। जैसे अगर हमने ए और बी को जोड़ा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है तो ज़ीरो मिल गया है, ए और सी को जोड़ा तब भी क्या मिला, ज़ीरो मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका मान इसके बराबर है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। यानी कि सिर्फ बी का मान ही सी के मान के बराबर, कोई और मान इसके बराबर नहीं हो सकता फिलहाल के लिए। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ ए का योगात्मक प्रतिलोम एक और केवल एक ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए संवृक का नियम, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी धन पूर्णांक हो, कोई भी दो धन पूर्णांक हो, उनको हम लोग क्या करें, जोड़ दें, ठीक है ना। तो तीसरा हमें धन पूर्णांक मिल जाता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारे पास संवृक का नियम कहलाता है। ठीक, संवृक का नियम क्यों कहलाएगा, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का क्या कलेक्शन है। तो अगर हम लोग 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। 3 भी हमारा क्या करेगा, वो n में ही बिलोंग करेगा। अगर n में वो बिलोंग कर रहा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर संवृक के नियम का पालन कर रहे होंगे। अगला हम लोग को पढ़ना है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम आपने बहुत बार पढ़ लिया है तो आपको याद भी हो गया होगा। अगर हमारे पास कोई भी दो संख्या है और उनको आपस में हम लोग क्या करें, इंटरचेंज कर दें, तो उनका मान वही आएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही हमारा क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास 4 और 3 दो संख्याएं थी, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और 3 और 4 को भी जोड़ेंगे क्या मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 पहले आया था, 3 बाद में आया था, यहाँ पे 3 पहले आया, 4 बाद में आया, तब भी क्या होगा, हमें वही मान प्राप्त होगा। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें ऐसे ही कुछ वेरिएबल के रूप में, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस का a हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा ये सवाल था हमारा। यहाँ पर भी देखिए क्या बनाया हुआ है, इन्होंने चित्र बना के इसको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे 2 और 5 को जोड़ा क्या मिला, 7 मिला। फिर 5 और 2 को जोड़ा इन्होंने, तभी क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 ही मिलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।